स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम सिंपल हार्मोनिक मोशन का लेक्चर 3 स्टार्ट करेंगे। पर कुछ आगे बढ़ने से पहले हम 2-3 मिनट रुककर रिकैप करते हैं कि अभी तक हमने क्या सीखा। तो हमने पिछले 2 लेक्चर्स में सिंपल हार्मोनिक मोशन का डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा। d2x/dt² प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर x इज इक्वल टू 0, जहां पर हमने ओमेगा नॉट स्क्वायर को k/m लिया था। हमने अपने सिंपल हार्मोनिक मोशन को स्टडी करने के लिए एक मास स्प्रिंग सिस्टम लिया था, जिसमें कि एक स्प्रिंग एक मास m से अटैच है और एक फ्रिक्शनलेस टेबल पर रखा हुआ है। ये इसकी अनस्ट्रेस्ड पोजीशन है। उसके बाद फिर हमने इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन लिखा। x एज अ फंक्शन ऑफ t, x इज इक्वल टू a cos ओमेगा नॉट t प्लस फाइ। और हमने मैंने ये भी शो किया था कि ये इसका सॉल्यूशन होगा कि नहीं, ये हम लास्ट लेक्चर में चेक कर चुके हैं। फिर हमने इस सॉल्यूशन के बारे में थोड़ा डिटेल में समझा, जहां पर a एम्पलीट्यूड है, ओमेगा नॉट एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, जिसकी यूनिट रेडियंस पर सेकेंड है, और फाइ हमने समझा कि इसको फेज कांस्टेंट बोलते हैं और फेज एंगल। ओमेगा नॉट टी प्लस फाइ को पूरे को हम फेज बोलते हैं। और हमने 2 इंपॉर्टेंट बातें नोट की थी कि जैसे ही हमने एक मास स्प्रिंग सिस्टम चूज कर लिया, तो इस स्प्रिंग का k और मास का m फिक्स हो गया, जो कि ओमेगा नॉट को फिक्स करता है। और हमने एक और बात इंपॉर्टेंट नोट की थी कि हमारे हाथ में क्या है कि हम एम्पलीट्यूड को चूज कर सकते हैं कि हम कितनी दूर से उस मास को छोड़ रहे हैं, और हम फाइ को चूज कर सकते हैं। फाइ को चूज करने का मतलब क्या है कि हम अपनी क्लॉक को t=0 पर किस पोजीशन में सेट कर रहे हैं। तो इसमें मैं एक और बात ये ऐड करना चाहूंगी कि मैंने ये बताया था कि जब ये मास मोस्ट स्ट्रेच पोजीशन पर है, अगर मैंने इसको खींचकर यहां ले आई, उसके बाद मैंने यहां इस पोजीशन पर अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ करती हूं, तो मेरा ये x है, ये मोस्ट स्ट्रेच पोजीशन है। मैंने यहां पर मास को अगर रखा है और अपनी क्लॉक को t=0 यहां पर सेट किया और फिर मैंने लीव किया, तो मेरा फाइ 0 होगा। और अगर मैं एक और पोजीशन लूं, अगर मेरा मास सेंटर पे है, तो यहां पर अगर मैं लीव करूंगी तो मेरा कैसे जाएगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन कैसे होगा, ये ऐसे जाएगा और फिर यहां पर वापस आएगा। ये पूरा कंप्लीट साइकिल है जिसका कि टाइम पीरियड t है। और अगर सेम चीज को मैं अगर ये चूज करती हूं कि मेरा जो मास है सेंटर पे है और सेंटर पे मैं t=0 पर अपनी क्लॉक सेट करती हूं, तो मेरा फाइ π/2 होगा। मैं आपको यहां पर एक छोटी सी एक्सरसाइज देती हूं कि आप सब चेक करें कि फाइ π/2 जो मैंने लिया है वो करेक्ट ही कि नहीं, अगर मैं सेंटर पर अपनी क्लॉक t=0 पर सेट करती हूं। तो इस सब चीज इसके बारे में आप सोचिए, फिर हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि आपने सही सोचा कि नहीं। अगर यहां पर ऐसा है तो मेरा एक साइकिल कैसे होगा, यहां से इधर स्ट्रेच पोजीशन, ये वापस आएगा और ये एक कंप्लीट साइकिल होगा। तो ये कुछ बातें हमने लास्ट वीडियो में सीखी थी। अब हम इस सॉल्यूशन के बारे में थोड़ा सा और जानने की कोशिश करते हैं, और x एज अ फंक्शन ऑफ t को ग्राफिकली भी हम प्लॉट करके देखेंगे कि जो हमारा ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है, इसमें पोजीशन और एक अनदर दूसरा पैरामीटर जो कि हम किसके बारे में बात कर सकते हैं, इस मास की वेलोसिटी और एक्सीलरेशन, वो कैसा होगा।
तो अब हम ये देखते हैं और इसको ग्राफिकली प्लॉट भी करते हैं। अब क्योंकि मैं x एज अ फंक्शन ऑफ t, x मेरा y एक्सिस पे है और t x एक्सिस पे है, मैं ऐसे प्लॉट करना चाहती हूं, तो इसलिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, मैं इस मास स्प्रिंग सिस्टम को वर्टिकली यहां पर रख दूंगी। ठीक है, तो हम इसको कैसे देख सकते हैं कि मेरा मास यहां रखा है, ये अटैच्ड है एक स्प्रिंग से, और मैं ग्रेविटी को इंक्लूड नहीं कर रही हूं। ठीक है, बस मेरा एक ये मास स्प्रिंग है और इसको ऐसे रखा है। ऐसे देखना इजी क्यों है? क्योंकि जब ये ऐसे मूव करेगा तो जो पोजीशन इसकी चेंज होगी, तो आप यहां पर ग्राफिकली इजीली सोच सकते हो। तो अगर ये यहां पर रखा है, ये अनस्ट्रेच्ड पोजीशन है, तो मेरा यहां ये x है 0। अब टाइम t इज इक्वल टू 0 मैं कहां चूज कर रही हूं? जब ये मेरा मोस्ट स्ट्रेच्ड पोजीशन है। अगर मेरा ये मोस्ट स्ट्रेच्ड पोजीशन पे मैं अपनी क्लॉक सेट करती हूं t इज इक्वल टू 0, इसका मतलब मैंने फाई क्या चूज कर लिया? मैंने फाई 0 चूज कर लिया। तो ये इसके लिए मैंने फाई 0 चूज कर लिया। अब अगर मोस्ट t इज इक्वल टू 0 पर ये मोस्ट स्ट्रेच्ड पोजीशन है, इसका मतलब ये क्या है? इसका एम्पलीट्यूड। तो मैंने t इज इक्वल टू 0 पर इसको मोस्ट स्ट्रेच्ड पोजीशन पे रखा है, तो मेरा यहां डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? a, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, जो कि एम्पलीट्यूड a होता है। अब मैं इसको मैथमेटिकली फंक्शन को ना देखकर, अगर मैं जस्ट इंट्यूटिवली इसको सोचना चाहूं कि मेरा x एज अ फंक्शन ऑफ t कैसे चेंज होगा टाइम के साथ, तो हम इसको सोच सकते हैं कि जब ये मैक्सिमम t है, जब x मैक्सिमम है, तो जैसे जैसे टाइम बीतेगा, टाइम के साथ ये x कम होगा, ये वापस आएगा इस तरफ। जब ये सेंटर पे आ जाएगा तो x 0 होगा और फिर ये दूसरी डायरेक्शन में जाएगा यहां पर। तो मेरा मोशन कैसे हो रहा है? ये ऐसे नीचे आया और फिर ये वापस जाएगा। तो 0 से t इज इक्वल टू 0, ये मैक्सिमम पोजीशन इसने ले लिया। फिर ये कम होगा, जब ये सेंटर पे आएगा तो फिर x मेरा 0 हो जाएगा और फिर ये दूसरी तरफ जाएगा। तो बेसिकली x मेरा कम हो रहा है, नीचे जा रहा है टाइम t के साथ। फिर ये मिनिमम हो जाएगा, मिनिमम, और वी कैन से -a, दूसरी डायरेक्शन में मैक्सिमम। उसके बाद फिर रेस्टोरिंग फोर्स दूसरी डायरेक्शन में लगेगी और ये वापस रिपीट होगा। तो हाफ साइकिल में, फर्स्ट हाफ साइकिल मेरी कैसी होगी? मैक्सिमम x से नीचे तक। सो मैक्सिमम x से t इक्वल टू 0 से लेके हाफ साइकिल तक x कम होगा, बीच में 0 होगा और फिर x इंक्रीज होगा। तो मैं अगर इसको प्लॉट करूं तो कैसे होगा? पहले यहां एक पॉइंट है, फिर x 0 हो जाएगा जब ये सेंटर में आएगा, फिर -a होगा, तो जितना मैंने यहां लिया इसको आप ऐसे इंटरवल्स में डिवाइड कर सकते हो, तो बहुत इजी होगा देखना। ये x 0 है, आप इसको ऐसे भी डिवाइड कर लीजिए। ये थोड़ा सा गलत हो गया है, इसको हम थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। ये हमारा -a है। तो मैक्सिमम a पर मेरा x ये होगा, फिर जब वो बीच में आएगा x 0 हो जाएगा और जब दूसरी डायरेक्शन में जाएगा मैक्सिमम -a, तो ये पॉइंट हो जाएगा। तो हम इसको कैसे ये शो कर रहा है? तो ठीक से बनाते हैं। और फिर जब वापस जाएगा दूसरे साइकिल में x इंक्रीज होगा। फिर ये फिर से 0 होगा और फिर ऊपर जाएगा। तो ये हमारा पूरा एक कंप्लीट साइकिल है। और अगर हम इसको मैथमेटिकली देखें तो भी ये सेटिस्फाई करेगा।
मैथमेटिकली इस फंक्शन में आप देख सकते हो कि फाई मैंने 0 चूज किया है, एट टाइम t इज इक्वल टू 0 cos 0 a होगा, तो x की वैल्यू a है। और अगर मैं आगे जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, अगर मैं इसको पाई बाय 2 लेती हूं तो ये 0 जाएगा, अगर पाई लेती हूं तो -1 जाएगा। तो इसकी जो मैक्सिमम कॉस की वैल्यू -1 to 1 वेरी करती है, और ये a to -a वेरी करेगा हाफ साइकिल में, और फिर वो फिर से रिपीट होगा। तो ये मेरा पूरा पीरियड कॉस का कितना होता है 0 to 2 पाई, तो 2 पाई में ये वापस मैक्सिमम वैल्यू ले लेगा। तो मैथमेटिकली भी और इंट्यूटिवली भी हम इसको अच्छे से समझ सकते हैं कि पोजीशन x t के साथ कैसे वेरी करेगा। अब मैं क्या और जानना चाहती हूं कि जो मेरा ये मास है उसकी वेलोसिटी के बारे में। उसकी वेलोसिटी हम मैथमेटिकली कैसे निकाल सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूं तो मेरे पास इस मास की वेलोसिटी आ जाएगी। पर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखने से पहले हम इसको इंट्यूटिवली सोचने की कोशिश करते हैं कि क्या वेलोसिटी किस पोजीशन पर कितनी होगी। तो हम इसको रब करते हैं। इक्वेशन a cos ओमेगा नॉट t प्लस 5। अब हम इस मास की वेलोसिटी के बारे में सोचते हैं। फिर से हम फाई को हमने 0 चूज किया है, इसका मतलब कि मैंने अपनी क्लॉक को सेट किया है t इक्वल टू 0 पर मोस्ट स्ट्रेस पोजीशन में। मोस्ट स्ट्रेस पोजीशन में जो मेरा मास है वो रुका हुआ है, तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी 0। तो एक बात मुझे पता चल गई कि मोस्ट स्ट्रेस पोजीशन में जो वेलोसिटी है वो 0 है। इसको भी हम यहां पर वेलोसिटी को अब एज अ फंक्शन ऑफ टाइम प्लॉट करेंगे। तो मोस्ट स्ट्रेस पोजीशन में वेलोसिटी इज 0, तो ये पॉइंट मुझे मिल गया। अब जब मैंने छोड़ा, जो रेस्टोरिंग फोर्स है वो एक्ट कर रही है टुवर्ड्स द सेंटर। क्योंकि इस मास पर फोर्स एक्ट कर रही है इसलिए द वेलोसिटी विल इंक्रीज, वेलोसिटी बढ़ेगी। अगर कोई बॉडी जा रही है किसी वेलोसिटी से और कोई भी फोर्स अगर उस पर एक्ट नहीं कर रही है, द बॉडी विल कंटिन्यू टू मूव विद द सेम वेलोसिटी। बट इस केस में क्योंकि फोर्स एक्ट कर रही है तो वेलोसिटी बढ़ेगी। वेलोसिटी बढ़ेगी, सेंटर तक मैक्सिमम वेलोसिटी वो रीच करेगा। उसके बाद जैसे ही वो सेंटर क्रॉस करेगा, जो रेस्टोरिंग फोर्स है उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। पहले मेरी फोर्स ऐसे एक्ट कर रही थी तो वेलोसिटी बढ़ रही थी, जैसे ही उसने सेंटर क्रॉस किया रेस्टोरिंग फोर्स विल एक्ट इन दिस डायरेक्शन अगेन टुवर्ड्स द सेंटर। तो इसलिए क्या हुआ, वेलोसिटी घटने लगी। और फिर जब वेलोसिटी डिक्रीज होगी, दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचने पर वेलोसिटी विल अगेन बिकम 0। तो इसलिए और दूसरी बात, तो हमें ये पता चल गया मैक्सिमम स्ट्रेस पोजीशन पे वेलोसिटी 0 है, वो बढ़ेगी, इट विल रीच टू द मैक्सिमम और फिर वो 0 आएगी। लेकिन वो पॉजिटिव में है या नेगेटिव में है। एक और बात कि उस वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी। तो वेलोसिटी हम ये पहले प्लॉट कर चुके हैं कि जो पोजीशन है, मेरी पोजीशन फर्स्ट हाफ साइकिल में कंटिन्यूसली डिक्रीज कर रही है, तो वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो वो नेगेटिव होगी। उसके बाद जब सेकेंड हाफ साइकिल में x इंक्रीज करेगा तो मेरी वेलोसिटी भी इंक्रीज करेगी। तो मैं इसको कैसे प्लॉट कर सकती हूं, अगर मैं फिर से इसको इंटरवल्स में तोड़ती हूं, तो मैक्सिमम स्ट्रेस पोजीशन पे वेलोसिटी 0, उसके बाद सेंटर पे पहुंचने के बाद वेलोसिटी मैक्सिमम, उसके बाद क्योंकि रेस्टोरिंग फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में है वेलोसिटी डिक्रीज करेगी और अनदर एक्सट्रीम पोजीशन पे फिर से 0 हो जाएगी। तो मेरा प्लॉट कैसा होना चाहिए इंट्यूटिवली, ऐसा। अब और दूसरा वेलोसिटी नेगेटिव है। अब सेकेंड हाफ साइकिल में डिस्टेंस
जो डिस्प्लेसमेंट है x बढ़ेगा यहां तक, और ये मेरा ग्राफ ऐसा आएगा। अब मैं इसको मैथमेटिकली भी चेक कर सकती हूं कि जो मैंने इंट्यूटिवली सोचा वो करेक्ट है कि नहीं। इसको मैथमेटिकली निकालने के लिए v एज अ फंक्शन ऑफ t, मुझे x एज अ फंक्शन ऑफ t का डेरिवेटिव लेना होगा, dx बाई dt। दिस इज इक्वल टू कॉस का डिफरेंशियल होगा माइनस साइन, और क्योंकि ये फंक्शन ऑफ फंक्शन है तो ओमेगा नॉट बाहर आ जाएगा, माइनस a ओमेगा नॉट साइन ओमेगा नॉट t प्लस फाइव। फाइव जीरो है तो इसको ड्रॉप कर सकते हैं, तो माइनस a ओमेगा नॉट साइन ओमेगा नॉट t। अब हम इस एक्सप्रेशन से चेक कर सकते हैं कि जो हमने प्लॉट बनाया है वो करेक्ट है कि नहीं। टाइम t इज इक्वल टू 0 पर साइन की वैल्यू क्या होगी, साइन 0 0, तो मेरी वेलोसिटी 0 है। उसके बाद जब साइन मैक्सिमम वैल्यू लेगा, कब मैक्सिमम वैल्यू लेगा, जब पाई होगा तो फिर से 0 आएगा, जब पाई बाय 2 होगा तो 1 आएगा। पाई बाय 2 जब ये लेंगे तो 1 आएगा, तो मैक्सिमम वैल्यू वेलोसिटी की क्या होगी, माइनस a ओमेगा नॉट। तो ये जो मैंने मैक्सिमम वेलोसिटी निकाली है ये कितनी होगी, a ओमेगा नॉट। ये हम ऐसे डिटरमाइन कर सकते हैं, तो मैं यहां लिख सकती हूं v मैक्सिमम इज इक्वल टू a ओमेगा नॉट। तो इसका मतलब कि जो हमने इंट्यूटिवली सोचा था कि हमारी वेलोसिटी टाइम के साथ कैसे चेंज हो रही है, हम मैथमेटिकली भी उसको वेरीफाई कर सकते हैं कि वो सही है। और दूसरी तरफ फिर अगर मैं बढ़ाऊंगी तो ये सेकेंड हाफ साइकिल में ये ऐसे जाएगा। अब एक और इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जिसके बारे में हम सोच सकते हैं कि इस मास का एक्सेलरेशन कैसे होगा, उसका डायरेक्शन कैसे होगा, और उसको हम ग्राफिकली कैसे प्लॉट करेंगे। और मैथमेटिकली निकालने के लिए एक्सेलरेशन हम क्या करेंगे, हम जो वेलोसिटी का हमारा एक्सप्रेशन आया है फिर से हम उसका डेरिवेटिव लेंगे, dv बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विल गिव यू द एक्सेलरेशन। तो हम उसको प्लॉट करके देखते हैं, लेकिन पहले प्लॉट ग्राफिकली मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से प्लॉट करने से पहले हम उसको सोचेंगे इंट्यूटिवली कि क्या हमारा ग्राफ होना चाहिए। तो अब हम देखते हैं कि एक्सेलरेशन का प्लॉट कैसा होगा। एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन निकालने के लिए हम इसको फिर से इसका डेरिवेटिव लेंगे, लेकिन उससे पहले हम इंट्यूटिवली सोचते हैं कि वो कैसा होगा। यहां पर फिर से मैंने मैक्सिमम स्ट्रेस पोजीशन पर टाइम t इक्वल टू 0 सेट किया है। अब मैक्सिमम पोजीशन पर जो मेरी रेस्टोरिंग फोर्स है वो मैक्सिमम है और वो टुवर्ड्स द सेंटर है, नेगेटिव एक्स के डायरेक्शन में। तो क्या होगा, जो मेरा एक्सेलरेशन है वो दैट इज फोर्स अपॉन मास, तो मेरा एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम होगा लेकिन नेगेटिव होगा। तो एट टाइम t इज इक्वल टू 0, ये मेरा t है, इसको यहां लिख देते हैं। एट टाइम t इज इक्वल टू 0 मेरा एक्सेलरेशन मैक्सिमम है, और उसके बाद जैसे जैसे ये नीचे मास नीचे जाएगा तो यहां पर जैसे ही सेंटर क्रॉस करेगा एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, और सेंटर क्रॉस करने के बाद डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। रेस्टोरिंग फोर्स विल एक्ट इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, तो मेरा एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो मेरा ग्राफ कैसा होना चाहिए, एट t इज इक्वल टू 0 मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट से मैक्सिमम एक्सेलरेशन, और उसके बाद 0, और फिर वो दूसरी डायरेक्शन में बढ़ेगा। यहां पर आकर फिर से मैक्सिमम, ये ग्राफ ऐसे जाएगा, और ये क्या है हमारा कोसाइन कर्व। और ये इजीली हम देख सकते हैं इस एक्सप्रेशन से भी कि जब हम वेलोसिटी का एक्सप्रेशन का एक और डेरिवेटिव लेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, कॉस ओमेगा नॉट टी।
तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मेरा क्या होगा एक्सेलरेशन का, माइनस ए ओमेगा नॉट स्क्वायर कॉस ओमेगा नॉट टी। मैंने फाई ड्रॉप कर दिया है क्योंकि मैंने फाई 0 चूज कर लिया था। तो यहां हम मैथमेटिकली भी चेक कर सकते हैं कि जो मैंने प्लॉट किया है वो करेक्ट है कि नहीं। एट टी इज इक्वल टू 0 कॉस 0 1, कॉस मैक्सिमम वैल्यू लेगा और मैक्सिमम वैल्यू एक्सप्रेशन की क्या होगी, ए ओमेगा नॉट स्क्वायर, जो कि ये है। तो ये क्या होगा, ए ओमेगा नॉट स्क्वायर, एंड इट इज इन नेगेटिव डायरेक्शन। सो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, माइनस ए ओमेगा नॉट स्क्वायर, कॉस 0 होगा, फिर कॉस मैक्सिमम वैल्यू लेगा, ये ए ओमेगा नॉट स्क्वायर होगी वैल्यू। सो कॉस कर्व हमारा -1 to 1 वेरी करेगा, ये फर्स्ट हाफ साइकिल है और फिर रिपीट करेगा सेकेंड हाफ साइकिल में। तो यहां से हमने सारे एक्सप्रेशन से इंट्यूटिवली और ग्राफिकली हमने ये देखा कि उस मास की वेलोसिटी डिफरेंट पोजीशंस पर क्या होगी और उसका एक्सेलरेशन डिफरेंट पोजीशंस पर क्या होगा। अब मैं यहां पर आपको एक और इंपॉर्टेंट बात दिखाना चाहती हूं कि जो कि आप बहुत इजीली देख सकते हैं कि जब मैंने एक्सप्रेशन, हमने कहां से स्टार्ट किया था, हमने पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम के एक्सप्रेशन से स्टार्ट किया था यहां पर, और मैंने इसका डेरिवेटिव लिया तो मेरे पास वेलोसिटी आई। जब मैंने इसको डबल डिफरेंशियल किया तो मेरे पास एक्सेलरेशन आया। और यहां हम देख रहे हैं कि मेरे पास फिर से ये a cos ओमेगा नॉट टी x है। तो मैं इसको कैसे क्या लिख सकती हूं, माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर x। और यहां पर आप देख सकते हो कि जो एक्सेलरेशन है फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट है एंड विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, क्योंकि यहां पर माइनस साइन है। इस माइनस साइन का मतलब है कि जो एक्सेलरेशन है वो सेंटर की तरफ डायरेक्टेड है। और मैं अगर इस एक्सेलरेशन से फोर्स निकालूं, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मेरे पास क्या आएगा, माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर एम एक्स। और इस एम ओमेगा नॉट स्क्वायर को मैं के लिख सकती हूं। तो जहां से मैंने अपना फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट किया था, मैंने फोर्स बोला था कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स है, और के मेरा मैंने डिफाइन किया था ओमेगा नॉट स्क्वायर एम, या मैंने ओमेगा नॉट स्क्वायर आप लिख सकते हो के बाय एम। उससे लेकर मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन निकाली थी, इक्वेशन ऑफ मोशन निकाली थी सिंपल हार्मोनिक मोशन की। तो ये भी एक और तरीका है देखने का कि अगर ये मेरे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन का सॉल्यूशन है तो मैं इससे फिर से फोर्स लॉ सिंपल हार्मोनिक मोशन का निकाल सकती हूं। अब हम इसके बाद इसके छोटे छोटे बहुत सारे प्रॉब्लम्स करेंगे।